मेरे प्यारे हमवतनों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत खैर मकदम है। इस बार मन की बात का यह एपिसोड सेकंड सेंचुरी का आगाज है। पिछले महीने हम सभी ने इसकी स्पेशल सेंचुरी को सेलिब्रेट किया है। आपकी हिस्सेदारी ही इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी ताकत है। 100वें एपिसोड के ब्रॉडकास्ट के वक्त एक तरह से पूरा मुल्क एक धागे में बंध गया था। हमारे सफाई अहलकार भाई बहन हों या फिर अलग अलग सेक्टर्स के दिग्गज, मन की बात ने सबको एक साथ लाने का काम किया है। आप सभी ने जो अपनायत और प्यार मन की बात के लिए दिखाया है वो हैरत अंगेज है, जज्बाती कर देने वाला है। जब मन की बात का ब्रॉडकास्ट हुआ तो उस वक्त दुनिया के अलग अलग मुल्कों में अलग अलग टाइम जोन में कहीं शाम हो रही थी तो कहीं देर रात थी। इसके बावजूद बड़ी तादाद में लोगों ने 100वें एपिसोड को सुनने के लिए वक्त निकाला। मैंने हजारों मील दूर न्यूजीलैंड का वो वीडियो भी देखा जिसमें 100 साल की एक माँ जी दुआएं दे रही हैं। मन की बात को लेकर मुल्क व बैरून मुल्क के लोगों ने अपने ख्यालात रखे हैं। बहुत सारे लोगों ने कंस्ट्रक्टिव एनालिसिस भी किया है। लोगों ने इस बात को अप्रिशिएट किया है कि मन की बात में मुल्क और मुल्क के शहरियों की हुसूलियाबियों की ही बात होती है। मैं एक बार फिर आप सभी का इस आशीर्वाद के लिए पूरे एहतराम के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे प्यारे हमवतनों, गुज़िश्ता दिनों हमने मन की बात में काशी तमिल संगमम की बात की, सौराष्ट्र तमिल संगमम की बात की। कुछ वक्त पहले ही वाराणसी में काशी तेलुगु संगमम भी हुआ। एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे को तक़वियत देने वाली ऐसी ही एक और अनोखी कोशिश मुल्क में हुई है। ये कोशिश है युवा संगम की। मैंने सोचा इस बारे में तफसील से क्यों ना उन्हीं लोगों से पूछा जाए जो इस अनोखी कोशिश का हिस्सा रहे हैं। इसलिए अभी मेरे साथ फ़ोन पर दो नौजवान जुड़े हुए हैं। एक हैं अरुणाचल प्रदेश के ग्यामर न्योकुम जी और दूसरी बेटी है बिहार की बिटिया विशाखा सिंह जी। आइए पहले हम ग्यामर न्योकुम से बात करते हैं। ग्यामर जी नमस्ते। नमस्ते मोदी जी। अच्छा ग्यामर जी, जरा सबसे पहले तो मैं आपके विषय में जानना चाहता हूँ। मोदी जी, सबसे पहले तो मैं आपका और भारत सरकार का बहुत ही ज्यादा आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बहुत कीमती टाइम निकाल के मुझसे बात करने का मुझे मौका दिया। मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अरुणाचल प्रदेश में फर्स्ट ईयर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ रहा हूँ। और परिवार में क्या करते हैं पिताजी वगैरह? जी, मेरे पिताजी छोटे मोटे बिजनेस और उसके बाद कुछ फार्मिंग ये सब करते हैं। युवा संगम के लिए आपको पता कैसे चला? युवा संगम में गए कहाँ, कैसे गए, क्या हुआ? मोदी जी, मुझे युवा संगम का हमारे जो इंस्टीट्यूशन है, जो एनआईटी है, उन्होंने हमें बताया था कि आप इसमें भाग ले सकते हैं। तो मैंने फिर थोड़ा इंटरनेट में थोड़ा खोज किया। फिर मुझे पता चला कि ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जिसमें मुझे एक भारत श्रेष्ठ भारत ना जो विजन है उसमें भी बहुत ही योगदान दे सकते हैं और मुझे कुछ नया चीज जानने का मौका मिलेगा ना। तो तुरंत मैंने फिर उसमें वेबसाइट में जाके एनरोल किया। मेरा अनुभव बहुत ही मजेदार रहा, बहुत ही अच्छा था। कोई सिलेक्शन आपको करना था? मोदी जी, जब वेबसाइट खोला था अरुणाचल वालों के लिए दो ऑप्शन था। पहला था आंध्र प्रदेश जिसमें आईआईटी तिरुपति था और दूसरा था सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान। तो मैंने राजस्थान में किया था अपना फर्स्ट प्रेफरेंस। सेकंड प्रेफरेंस मैंने आईआईटी तिरुपति किया था। तो मुझे राजस्थान के लिए सेलेक्ट हुआ था, तो मैं राजस्थान गया था। कैसा रहा आपका राजस्थान यात्रा? आप पहली बार राजस्थान गए थे? हाँ, मैं पहली बार अरुणाचल से बाहर गया था। मैंने तो जो राजस्थान के किले ये सब तो मैंने बस फिल्म और फोन में ही देखा था ना। तो मैंने जब पहली बार गया तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही, वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे थे और जो हमें ट्रीटमेंट दिया बहुत ही ज्यादा अच्छा था और जो हमें नया नया चीज सीखने को मिला। मुझे राजस्थान के बारे की और उधर के लोग जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बहुत कुछ नया नया चीज सीखने को मिला जो मुझे बिल्कुल ही मालूम नहीं था। तो ये प्रोग्राम मुझे बहुत ही अच्छा था राजस्थान के। देखिए, आपको तो सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि अरुणाचल में भी वीरों की भूमि है, राजस्थान भी वीरों की भूमि है और राजस्थान से सेना में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। और अरुणाचल में सीमा पर जो सैनिक है उसमें जब भी राजस्थान के लोग मिलेंगे तो आप जरूर उनसे बात करेंगे कि देखिए मैं राजस्थान गया था, ऐसा अनुभव था, तो आपकी तो निकटता एकदम से बढ़ जाएगी।
अच्छा, आपको वहाँ कोई समानताएं भी ध्यान में आई होगी, आपको लगता होगा हाँ यार ये अरुणाचल में भी तो ऐसा ही है। मोदी जी, मुझे जो एक समानता मुझे मिली ना, वो थी कि जो देश प्रेम है ना, और जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो विजन और जो फीलिंग जो मुझे देखा, क्योंकि अरुणाचल में भी लोग अपने आप को बहुत ही गर्व महसूस करते हैं कि वो भारतीय है, और राजस्थान में भी लोग अपनी मातृभूमि के लिए बहुत जो गर्व महसूस होता है, वो चीज मुझे बहुत ही ज्यादा नजर आया। और स्पेशली जो युवा पीढ़ी है ना, क्योंकि मैंने उधर में बहुत सारे युवा के साथ इंटरेक्ट और बातचीत किया ना, तो वो चीज मुझे बहुत सिमिलरिटी नजर आया, जो कि वो चाहते हैं कि भारत के लिए जो कुछ करने का और जो अपने देश के लिए प्रेम है ना, वो चीज मुझे बहुत ही दोनों ही राज्य में बहुत सिमिलरिटी नजर आया। तो वहाँ जो मित्र मिले हैं मुझसे परिचय बढ़ाया कि आकर के भूल गए? नहीं, हमने बढ़ाया, परिचय किया। हाँ। तो आप सोशल मीडिया में एक्टिव हैं? जी, मोदी जी में एक्टिव हो। तो आपने ब्लॉग लिखना चाहिए अपना, ये युवा संगम का अनुभव कैसा रहा, आपने उसमें एनरोल कैसे किया, राजस्थान में अनुभव कैसा रहा, ताकि देश भर के युवाओं को पता चले कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का महात्म्य क्या है, ये योजना क्या है, उसका फायदा युवा कैसे ले सकते हैं। पूरा अपने एक्सपीरियंस का ब्लॉग लिखना चाहिए, तो बहुत लोगों को पढ़ने के लिए काम आएगा। जी, मैं जरूर करूंगा। ग्यामर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप सब युवा देश के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए, क्योंकि ये 25 साल अत्यंत महत्वपूर्ण है आपके जीवन के भी और देश के जीवन के भी। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद मुझे, आपको भी। नमस्कार भैया। साथियों, अरुणाचल के लोग इतनी अपनायत से भरे होते हैं कि उनसे बात करते हुए मुझे बहुत लुत्फ आता है। युवा संगम में ग्यामर जी का तजर्बा तो बेहतरीन रहा। आइए अब बिहार की बेटी विशाखा सिंह जी से बात करते हैं। विशाखा जी, नमस्कार। सर्वप्रथम तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा प्रणाम, और मेरे साथ सभी डेलीगेट्स की तरफ से आपको बहुत बहुत प्रणाम। अच्छा विशाखा जी, पहले अपने बारे में बताइए, फिर मुझे युवा संगम के विषय में भी जानना है। मैं बिहार के सासाराम नाम के शहर की निवासी हूँ, और मुझे युवा संगम के बारे में मेरे कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेज के थ्रू पता चला था सबसे पहले। तो उसके बाद फिर मैंने पता करा इसके बारे में और डिटेल निकाली कि ये क्या है। तो मुझे पता चला कि ये प्रधानमंत्री जी की एक स्कीम, एक भारत श्रेष्ठ भारत के थ्रू युवा संगम है। तो उसके बाद मैंने अप्लाई करा, और जब मैंने अप्लाई करा तो मैं एक्साइटेड थी इस पे ज्वाइन होने के लिए। लेकिन जब मैं वहां से घूम के तमिलनाडु जाके वापस आई, तो वो जो एक्सपोजर मैंने गेन किया, उसके बाद मुझे अभी बहुत ज्यादा ऐसा प्राउड फील होता है दैट आई हैव बीन द पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है उस प्रोग्राम में पार्ट लेने की, और मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ आपका कि आपने हमारे जैसे युवाओं के लिए इतना बेहतरीन प्रोग्राम बनाया, जिससे हम भारत के विभिन्न भागों के कल्चर को अडेप्ट कर सकते हैं। विशाखा जी, आप क्या पढ़ती हैं? मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। अच्छा विशाखा जी, आपने किस राज्य में जाना है, कहाँ जुड़ना है, वो निर्णय कैसे किया? जब मैंने ये युवा संगम के बारे में सर्च करना शुरू किया गूगल पे, तभी मुझे पता चल गया था कि बिहार के डेलीगेट्स को तमिलनाडु के डेलीगेट्स के साथ एक्सचेंज किया जा रहा है। तमिलनाडु काफी रिच कल्चरल स्टेट है हमारे कंट्री का। तो उस टाइम भी मैंने जब ये जाना, ये देखा कि बिहार वालों को तमिलनाडु भेजा जा रहा है, तो इसने भी मुझे बहुत ज्यादा मदद किया ये डिसीजन लेने में कि मुझे फॉर्म फिल करना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए या नहीं। और मैं सच में आज बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैंने इसमें पार्ट लिया, और मुझे बहुत खुशी है। आपका पहली बार जाना हुआ तमिलनाडु? जी, मैं पहली बार गई थी। अच्छा, कोई खास यादगार चीज अगर आप कहना चाहें तो क्या कहेंगे? देश के युवा सुन रहे हैं आपको। जी, पूरा जर्नी माने तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रहा है। एक एक पड़ाव पे हमने बहुत सारी अच्छी चीजें सीखी हैं। मैंने तमिलनाडु में जाके अच्छे दोस्त बनाए हैं, वहाँ के कल्चर को अडेप्ट किया है, वहाँ के लोगों से मिली मैं। लेकिन सबसे ज्यादा अच्छी चीज जो मुझे लगी वहाँ पे, वो पहली चीज तो ये कि किसी को भी मौका नहीं मिलता है इसरो में जाने का, और हम डेलीगेट्स थे तो हमें ये मौका मिला था कि हम इसरो में जाएं। प्लस दूसरी बात सबसे अच्छी थी, वो थी जब हम राजभवन में गए और हम तमिलनाडु के राज्यपाल जी से मिले। तो वो दो मोमेंट जो था वो मेरे लिए काफी सही था। मुझे ऐसा लगता है कि जिस एज में हम हैं एज अ यूथ, हमें वो मौका नहीं मिल पाता जो कि युवा संगम के थ्रू मिला है। तो ये काफी सही और सबसे यादगार मोमेंट था मेरे लिए। बिहार में तो खाने का तरीका अलग है, तमिलनाडु में खाने का तरीका अलग है। जी, तो वो सेट हो गया था पूरी तरह?
वहाँ जब हम लोग गए थे तो साउथ इंडियन क्विजीन है वहाँ पे तमिलनाडु में। तो जैसे ही हम लोग गए थे तो वहाँ जाते के साथ हमें डोसा, इडली, सांभर, उत्तपम, वड़ा, उपमा ये सब सर्व किया गया था। तो पहले जब हमने ट्राई करा तो दैट वाज टू गुड। वहाँ का खाना जो है वो बहुत ही हेल्दी है, एक्चुअली बहुत ही ज्यादा टेस्ट में भी बेहतरीन है और हमारे नॉर्थ के खाने से बहुत ही ज्यादा अलग है। तो मुझे वहाँ का खाना भी बहुत अच्छा लगा और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे लगे। अब तो दोस्त भी बन गए होंगे तमिलनाडु में। जी, वहाँ पे हम रुके थे NIT त्रिची में, उसके बाद IIT मद्रास में। तो उन दोनों जगह के स्टूडेंट से तो मेरी दोस्ती हो गई है। प्लस बीच में एक CII का वेलकम सेरेमनी था, तो वहाँ पे वहाँ के आसपास के कॉलेज के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे। तो वहाँ हमने उन स्टूडेंट से भी इंटरेक्ट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा उन लोगों से मिलकर। काफी लोग तो मेरे दोस्त भी हैं और कुछ डेलीगेट से भी मिले थे जो तमिलनाडु के डेलीगेट बिहार आ रहे थे, तो हमारी बातचीत उनसे भी हुई थी और हम अभी भी आपस में बात करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो विशाखा जी, आप एक ब्लॉग लिखिए और सोशल मीडिया पे ये आपको पूरा अनुभव, एक तो इस युवा संगम का, फिर एक भारत श्रेष्ठ भारत का, और फिर तमिलनाडु में अपनापन जो मिला, जो आपको स्वागत सत्कार हुआ, तमिल लोगों का प्यार मिला, ये सारी चीजें देश को बताइए। आप तो लिखोगी आप? जी जरूर। तो मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू सो मच। नमस्कार। ग्यामर और विशाखा, आपको मेरी बहुत बहुत नेक ख्वाहिशात। युवा संगम में आपने जो सीखा है वो ताउम्र आपके साथ रहे, यही मेरी आप सबके तई नेक ख्वाहिश है। साथियों, हिंदुस्तान की ताकत इसके तनव्वुं में है। हमारे मुल्क में देखने के लिए बहुत कुछ है। इसी को देखते हुए एजुकेशन मिनिस्ट्री ने युवा संगम नाम से एक बेहतरीन पहल की है। इस पहल का मकसद पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाने के साथ ही मुल्क के नौजवानों को आपस में घुलने मिलने का मौका देना। मुख्तलिफ रियासतों के आला तालीमी इदारों को इससे जोड़ा गया है। युवा संगम में नौजवान दीगर रियासतों के शहरों और गांव में जाते हैं। उन्हें अलग अलग तरह के लोगों के साथ मिलने का मौका मिलता है। युवा संगम के फर्स्ट राउंड में लगभग 1200 नौजवान मुल्क की 22 रियासतों का दौरा कर चुके हैं। जो भी नौजवान इसका हिस्सा बने हैं वो अपने साथ ऐसी यादें लेकर वापस लौट रहे हैं जो ज़िंदगी भर उनके दिल में बसी रहेंगी। हमने देखा है कि कई बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO, बिजनेस लीडर्स, उन्होंने बैकपैकर्स की तरह हिंदुस्तान में वक्त गुजारा है। मैं जब दूसरे मुल्कों के लीडर्स से मिलता हूँ तो कई बार वो भी बताते हैं कि वो अपनी नौजवानी में हिंदुस्तान घूमने के लिए गए थे। हमारे हिंदुस्तान में इतना कुछ जानने और देखने के लिए है कि आपका तजस्सुस हर बार बढ़ता ही जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इन पुरलुत्फ तजर्बात को जानकर आप भी मुल्क के अलग अलग हिस्सों के सफ़र के लिए ज़रूर राग़िब होंगे। मेरे प्यारे हमवतनों, कुछ दिन पहले ही मैं जापान में हिरोशिमा में था। वहाँ मुझे हिरोशिमा पीस मेमोरियल म्यूज़ियम में जाने का मौका मिला। ये एक जज्बात से भर देने वाला तजुर्बा था। जब हम तारीख़ की यादों को बचा कर रखते हैं तो वह आने वाली नस्लों के लिए बहुत मददगार होता है। कई बार म्यूज़ियम में हमें नए सबक मिलते हैं तो कई बार हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कुछ दिन पहले हिंदुस्तान में इंटरनेशनल म्यूज़ियम एक्सपो का भी इनेकाद किया गया था। इसमें दुनिया के 1200 से ज़ायद म्यूज़ियम्स की खुसूसियात को दिखाया गया। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में अलग अलग तरह के ऐसे कई म्यूज़ियम्स हैं जो हमारे माजी से जुड़े मुतादिद पहलुओं की नुमाइश करते हैं। जैसे गुरुग्राम में एक अनोखा म्यूज़ियम है, म्यूजिक कैमरा। इसमें 1860 के बाद के 8000 से ज़्यादा कैमरों का कलेक्शन मौजूद है। तमिलनाडु के म्यूज़ियम ऑफ पॉसिबिलिटीज़ को हमारे दिव्यांग अफराद को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय एक ऐसा म्यूज़ियम है जिसमें 70,000 से भी ज़ायद चीज़ें महफूज की गई हैं। साल 2010 में कायम इंडियन मेमोरी प्रोजेक्ट एक तरह का ऑनलाइन म्यूज़ियम है। ये जो दुनिया भर से भेजी गई तस्वीरों और कहानियों के ज़रिए से हिंदुस्तान की पुरइफ्तिखार तारीख़ की कड़ियों को जोड़ने में मसरूफ़ है। तक़सीम की खौफनाकी से जुड़ी यादों को भी सामने लाने की कोशिश की गई है। गुज़िश्ता बरसों में हमने हिंदुस्तान में नए नए तरह के म्यूज़ियम और मेमोरियल बनते देखे हैं। तहरीक आज़ादी में आदिवासी भाई बहनों के ताउन को वक्फ 10 नए म्यूज़ियम बनाए जा रहे हैं। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में बिप्लोबी हिंदुस्तान गैलरी हो
या फिर जलियांवाला बाग मेमोरियल का अहया। मुल्क के सभी साबिक वज़ीर-ए-आज़म को वक्फ पीएम म्यूज़ियम भी आज दिल्ली की जीनत बढ़ा रहा है। दिल्ली में ही नेशनल वार मेमोरियल और पुलिस मेमोरियल में हर रोज़ बेशुमार लोग शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश करने आते हैं। तारीख़ी दांडी यात्रा को वक्फ दांडी मेमोरियल हो या फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी म्यूज़ियम, खैर मुझे यहीं रुक जाना पड़ेगा क्योंकि मुल्क भर में म्यूज़ियम्स की लिस्ट काफ़ी लंबी है और पहली बार मुल्क में सभी म्यूज़ियम्स के बारे में ज़रूरी जानकारियों को कंपाइल भी किया गया है। म्यूज़ियम किस थीम पर मबनी है, वहाँ किस तरह की चीज़ें रखी हैं, वहाँ की कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, ये सब कुछ एक ऑनलाइन डायरेक्टरी में मौजूद है। मेरी आपसे अपील है कि आपको जब भी मौका मिले अपने मुल्क के इन म्यूज़ियम्स को देखने ज़रूर जाएं। आप वहाँ की जाजिब नज़र तस्वीरों को #म्यूज़ियम मेमोरीज़ पर शेयर करना भी ना भूलें। इससे अपनी शानदार तहज़ीब के साथ हम हिंदुस्तानियों को ताल्लुक़ और मजबूत होगा। मेरे प्यारे हमवतनों, हम सब ने एक कहावत कई बार सुनी होगी, बार बार सुनी होगी, बिन पानी सब सून। पानी के बगैर ज़िंदगी में परेशानी तो रहती ही है, फ़र्द और मुल्क की तरक्की भी ठप पड़ जाती है। मुस्तकबिल के इसी चैलेंज को देखते हुए आज मुल्क के हर ज़िले में 75 अमृत सरोवरों की तामीर की जा रही है। हमारे अमृत सरोवर इसलिए ख़ास हैं क्योंकि ये आज़ादी के अमृत अहद में बन रहे हैं और इसमें लोगों का अमृत प्रयास लगा है। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि अब तक 50,000 से ज़्यादा अमृत सरोवरों की तामीर भी हो चुकी है। ये आबी तहफ़्फ़ुज़ के समत में बहुत बड़ा कदम है। साथियों, हम गर्मी में इसी तरह पानी से मुतालिक चैलेंजों के बारे में बात करते रहते हैं। इस बार भी हम इस मौजू को लेंगे, लेकिन इस बार गुफ्तगू करेंगे आबी तहफ़्फ़ुज़ से जुड़े स्टार्टअप की। एक स्टार्टअप है फ्लक्सजेन। ये स्टार्टअप IoT इनेबल्ड तकनीक के ज़रिए वाटर मैनेजमेंट के मुताबादिल फराहम करता है। ये टेक्नोलॉजी पानी के इस्तेमाल के पैटर्न्स बताएगी और पानी के मौसर इस्तेमाल में मददगार होगी। एक और स्टार्टअप है लिव एंड सेंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर मबनी प्लेटफॉर्म है। इसकी मदद से वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की मौसर निगरानी की जा सकेगी। इससे ये भी पता चल सकेगा कि कहाँ कितना पानी बर्बाद हो रहा है। एक और स्टार्टअप है कुंभी कागज़। ये कुंभी कागज़ एक ऐसा मौजू है, मुझे पूरा यकीन है आपको भी बहुत पसंद आएगा। कुंभी कागज़ स्टार्टअप इसने एक ख़ास काम शुरू किया है। वो जल कुंभी से कागज़ बनाने का काम कर रहे हैं। यानी जो जल कुंभी कभी आबी ज़खायर के लिए एक मसला समझी जाती थी, उसी से अब कागज़ बनने लगा है। साथियों, कई नौजवान अगर इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के ज़रिए काम कर रहे हैं तो कई नौजवान ऐसे भी हैं जो समाज को बेदार करने के मिशन में भी लगे हुए हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ में बालोद ज़िले के नौजवान हैं। यहाँ के नौजवानों ने पानी बचाने के लिए एक मुहिम शुरू की है। ये घर घर जाकर लोगों को आबी तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेदार करते हैं। कहीं शादी ब्याह जैसा कोई इनकाद होता है तो नौजवानों का यह ग्रुप वहाँ जाकर पानी का गलत इस्तेमाल कैसे रोका जा सकता है, इसकी जानकारी देता है। पानी के बेहतर इस्तेमाल से जुड़ी एक बाइस तरगीब कोशिश झारखंड के खूंटी ज़िले में भी हो रही है। खूंटी में लोगों ने पानी के बहरान से निपटने के लिए बोरी बांध का रास्ता निकाला है। बोरी बांध से पानी इकट्ठा होने के सबब यहाँ साग सब्जियाँ भी पैदा होने लगी हैं। इससे लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है और इलाके की ज़रूरतें भी पूरी हो रही हैं। अवामी हिस्सेदारी की कोई भी कोशिश कैसे कई तब्दीलियों को साथ लेकर आती है, खूंटी इसके काबिल तवज्जो मिसाल बन गया है। मैं यहाँ के लोगों को इस कोशिश के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मेरे प्यारे हमवतनों, 1965 की जंग के वक्त हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। बाद में अटल जी ने इसमें जय विज्ञान भी जोड़ दिया था। कुछ साल पहले मुल्क के साइंसदानों से बात करते हुए मैंने जय अनुसंधान की बात की थी। मन की बात में आज बात एक ऐसे शख्स की, एक ऐसे इदारे की जो जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान इन चारों का ही अक्स है। ये मोहतरम हैं महाराष्ट्र के जनाब शिवाजी शामराव डोले जी। शिवाजी डोले नासिक ज़िले के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। वो गरीब आदिवासी किसान ख़ानदान से आते हैं और एक साबिक फ़ौजी भी हैं। फ़ौज में रहते हुए उन्होंने अपनी ज़िंदगी
मुल्क के लिए वक्फ कर दी। रिटायर होने के बाद उन्होंने कुछ नया सीखने का फैसला किया और एग्रीकल्चर में डिप्लोमा किया। यानी वो जय जवान से जय किसान की तरफ बढ़ चले। अब हर पल उनकी कोशिश भी यही रहती है कि कैसे ज़रूरी शोबे में अपना ज़्यादा से ज़्यादा ताउन दें। अपनी इस मुहिम में शिवाजी डोले जी ने 20 लोगों की एक छोटी सी टीम बनाई और कुछ साबिक फौजियों को भी इसमें जोड़ा। इसके बाद उनकी टीम ने वेंकटेश्वर कोऑपरेटिव पावर एंड एग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड नाम की एक कोऑपरेटिव इदारे का इंतजाम और इंसराम अपने हाथ में ले लिया। ये कोऑपरेटिव इदारा गैर फ़आल पड़ा था, जिसे रिवाइव करने का बीड़ा उन्होंने उठाया। देखते ही देखते आज वेंकटेश्वर कोऑपरेटिव की तौसी कई ज़िलों में हो चुकी है। आज ये टीम महाराष्ट्र और कर्नाटक में काम कर रही है। इससे करीब 18,000 लोग जुड़े हैं, जिनमें काफ़ी तादाद में हमारे एक्स सर्विसमैन भी हैं। नासिक के मालीगांव में इस टीम के मेंबर 500 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पर एग्रो फार्मिंग कर रहे हैं। ये टीम आबी तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी कई तालाब बनवाने में मसरूफ़ है। ख़ास बात यह है कि उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग और डेयरी भी शुरू की है। अब उनके उगाए अंगूरों को यूरोप में भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इस टीम की जो दो बड़ी खुसूसियात हैं जिसने मेरा ध्यान खींचा है, वो ये है जय विज्ञान और जय अनुसंधान। इसके मेंबर टेक्नोलॉजी और मॉडर्न एग्रो प्रैक्टिसेस के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी खुसूसियत यह है कि वो एक्सपोर्ट के लिए ज़रूरी कई तरह के सर्टिफिकेशन पर भी फोकस कर रहे हैं। सहकार से समृद्धि के जज्बे के साथ काम कर रही इस टीम की मैं तारीफ़ करता हूँ। इस कोशिश से न सिर्फ बड़ी तादाद में लोगों को एम्पावरमेंट हुआ है, बल्कि रोज़ी के मुताद्दिद ज़राए भी बने हैं। मुझे उम्मीद है कि ये कोशिश मन की बात के हर सामे को तरगीब देगी। मेरे प्यारे हमवतनों, आज 28 मई को अज़ीम मुजाहिद आज़ादी वीर सावरकर जी का यौम पैदाइश है। उनकी कुर्बानी, जुर्रतमंदी और क़ुव्वत इरादी से मुताल्लिक़ कहानियाँ आज भी हम सबको हौसला देती हैं। मैं वो दिन भूल नहीं सकता जब मैं अंडमान में उस कोठरी में गया था जहाँ वीर सावरकर ने काला पानी की सज़ा काटी थी। वीर सावरकर की शख्सियत एतमाद और अज़मत से पुर थी। उनके जुर्रतमंदाना और ख़ुद एतमादी से पुर ज़मीर को ग़ुलामी की जहनीत बिल्कुल भी रास नहीं आती थी। तहरीक आज़ादी ही नहीं, समाजी मसावत और समाजी इंसाफ के लिए भी वीर सावरकर ने जितना कुछ किया, उसे आज भी याद किया जाता है। साथियों, कुछ दिन बाद 4 जून को संत कबीरदास जी की भी जयंती है। कबीरदास जी ने जो रास्ता हमें दिखाया है, वो आज भी उतना ही मौजू है। कबीरदास जी कहते थे, कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। यानी कुएं पर भले तरह तरह के लोग पानी भरने आएं, लेकिन कुआं किसी में फ़र्क नहीं करता। पानी तो सभी बर्तनों में एक ही होता है। संत कबीर ने समाज को बांटने वाली हर गलत रिवाज की मुखालफत की, समाज को बेदार करने की कोशिश की। आज जब मुल्क तरक्की याफ्ता होने के अहद के साथ आगे बढ़ रहा है, तो हमें संत कबीर से तरगीब लेते हुए समाज को एम्पावर करने की अपनी कोशिश मज़ीद बढ़ानी चाहिए। मेरे प्यारे हमवतनों, अब मैं आपसे मुल्क की एक ऐसी अजीम हस्ती के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिन्होंने सियासत और फिल्मी दुनिया में अपनी बेमिसाल सलाहियत के बल पर अनमिट छाप छोड़ी है। इस अजीम हस्ती का नाम है एन.टी. रामाराव, जिन्हें हम सभी NTR के नाम से भी जानते हैं। आज NTR का 100वां यौम पैदाइश है। अपनी कसीर रुखी सलाहियत के दम पर वो न सिर्फ तेलुगु सिनेमा के अजीम हीरो बने, बल्कि उन्होंने करोड़ों लोगों का दिल भी जीता। क्या आपको मालूम है कि उन्होंने 300 से ज़ायद फिल्मों में काम किया था। उन्होंने कई तारीखी किरदारों को अपनी अदाकारी के दम पर फिर से जिंदा कर दिया था। भगवान कृष्ण, राम और ऐसे कई दीगर किरदारों में NTR की एक्टिंग को लोगों ने इतना पसंद किया कि लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। NTR ने सिनेमा की दुनिया के साथ साथ सियासत में भी अपनी अलग पहचान बनाई थी। यहाँ भी उन्हें लोगों का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिला। मुल्क व बैरून मुल्क लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले एन.टी. रामाराव जी को मैं अपना आजिज़ाना खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। मेरे प्यारे हमवतनों, मन की बात में इस बार इतना ही। अगली बार कुछ नए मौज़ूआत के साथ आपके बीच आऊँगा। तब तक कुछ इलाकों में गर्मी और ज़्यादा बढ़ चुकी होगी, कहीं कहीं पर बारिश भी शुरू हो जाएगी। आपको मौसम की हर हालत में अपनी सेहत का ध्यान रखना है। 21 जून को हम वर्ल्ड योगा डे भी मनाएंगे।
इसकी भी मुल्क व बैरून मुल्क तैयारियां चल रही हैं। आप इन तैयारियों के बारे में भी अपने मन की बात मुझे लिखते रहिए। किसी और मौजू पर कोई और जानकारी अगर आपको मिले तो वो भी मुझे बताइएगा। मेरी कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा मशवरों को मन की बात में शामिल करने की रहेगी। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलेंगे अगले महीने, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।